नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चार धाम से, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर वहां पहली पूजा इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सचिवालय में एक बैठक हुई। चार धाम यात्रा की एक समीक्षा बैठक की गई, जहां पर ये जानकारी दी गई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान अतिथि सत्कार और प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में वहां की वहन क्षमता से अधिक यात्रियों को प्रवेश न हो। इसकी उचित व्यवस्था भी किए जाने को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने भूस्खलन और मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों पर विकल्प खुला रखने पर जोर दिया है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि यात्रियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू किया जाएगा और कोरोना काल के चलते ही पिछले 2 सालों से इस यात्रा का सफल संचालन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार के पास व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। तो वहीं 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाएंगे और 6 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी खोले जाएंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में तैनात आरोपी प्रोफेसर ने उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में परिजनों के नाम पर प्लॉट्स और फ्लैट खरीदे हैं। एम्स में नौकरी के नाम पर दलाली करने वालों के साथ अब प्रोफेसर की करीबी के सबूत भी सीबीआई को मिल चुके हैं। सीबीआई इन दिनों एम्स ऋषिकेश में हुए घपलों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी प्रोफेसर के परिजनों के नाम पर उत्तराखंड में ही 4 प्लॉटों के साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी फ्लैट खरीदने के सबूत मिले हैं। प्रोफेसर की तैनाती वर्ष 2012 में एम्स ऋषिकेश में हुई थी, लेकिन इन वर्षों में 2017 के बाद अहम जिम्मेदारी उन्हें मिली। सीबीआई के सूत्रों का यह भी कहना है कि दवा और उपकरण खरीद के साथ साथ भर्ती में भी इसी प्रोफेसर की अहम भूमिका रही है। इसी प्रोफेसर की संपत्तियों की जांच पड़ताल के लिए दिल्ली और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक साथ 8 स्थानों पर छापे मारे गए। प्रोफेसर के नौकरी के नाम पर दलाली करने वालों से भी संपर्क किया गया और इसी मामले में आगे भी छानबीन की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर कई बैठकें आयोजित की गई, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि वो यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए कोई भी कोर कसर ना छोड़ें। कहा गया है कि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहा गया है कि यात्रा रूट पर मार्ग अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक रूट तलाशा जा रहा है। हालांकि यात्रा रूट पर रहने की सुविधा, पेयजल समेत कई अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। और सीएम धामी ने कहा कि चारधाम पर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और अधिकारियों को उस दौरान सख्त निर्देश दिए गए कि सभी कार्य समय पूर्वक पूरे किए जाएं, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो सके। और इसी बीच नेपाल राष्ट्र में नगर पालिका और ग्राम विकास समिति के चुनाव संपन्न होने के बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद सुलझाने के आसार साफ दिख रहे हैं। दरअसल बीती 22 अप्रैल को भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच मंत्री में बैठक हुई थी और ये बैठक मैत्री में की गई थी। इसमें नेपाल में प्रस्तावित निकाय चुनाव के बाद सीमा विवादों के निपटारे की बात पर दोनों ही देशों के बीच सहमति भी बनी। आगामी 13 मई को पूरे नेपाल राष्ट्र में नगर पालिका और ग्राम विकास समिति के चुनाव होने हैं। इसके लिए 10 मई को भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को 3 दिनों के लिए सील किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही देशों की समन्वय बैठक होगी, जिसके बाद सीमा के विवादित और अतिक्रमण वाले स्थलों को चिन्हित कर सर्वेक्षण किया जाएगा। करीब 3 दशक से भारत और नेपाल के बीच चला आ रहा ये सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अब इस विवादित स्थलों की रिपोर्ट भी अब गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। भारत नेपाल बॉर्डर में ब्रह्मदेव सीमा से लेकर कंचनपुर पीलीभीत तक ऐसे कई सीमा स्तंभ हैं, जो कि या तो फिर जमीन पर गिरे हैं या फिर गायब हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों तक की जो निशान है वो गायब हो चुके हैं और ऐसे में गायब हो चुके स्तंभों की सटीक जानकारी भी किसी को नहीं है।
तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शहीद राज्य आंदोलनकारी पर टिप्पणी को लेकर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामा हो गया है। यहां भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी तकरार हुई और कांग्रेस पार्षद बैठक छोड़कर ही बाहर निकल आए। तो वहीं वार्ड की सड़क का नामकरण को लेकर कांग्रेस पार्षद ने शहीद आंदोलनकारी को लेकर टिप्पणी कर दी। इस बात पर भाजपा के पार्षद भड़क गए और उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के अपमान का आरोप लगा दिया। उधर नगर निगम सभागार में सोमवार की सुबह 11 बजे ये बोर्ड की बैठक शुरू हुई और बैठक में सेलागुई स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शिफ्टिंग के प्रस्ताव को कुछ पार्षदों ने विरोध किया। इसके अलावा भी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था ठीक करने समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मेयर सुनील उनियाल, कामा विधायक खजान दास समेत कई अन्य पार्षद भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं भैरव सेना के पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान यात्रा का शुभारंभ सोमवार को गांधी पार्क से किया गया। यहां संगठन अध्यक्ष संदीप खत्री को मेयर सुनील उनियाल गामा ने भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। दरअसल पंचगव्य यात्रा के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर यज्ञ का आयोजन भी किया गया। पवित्र पंचगव्य का आचमन सभी उपस्थित वक्ताओं और कार्यकर्ताओं को करवाया गया। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड IAS अधिकारी SS पांगती और पूर्व राज्य मंत्री राजेश शर्मा समेत समाज सेवी और होटल व्यवसायी उपेंद्र अंथवाल, भू अध्यादेश अधिनियम के संस्थापक शंकर सागर, पूर्व सैनिक कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र डोभाल और राज्य आंदोलनकारी स्वामी दर्शन भारती समेत समाज सेवी प्रकाश थपलियाल भी उपस्थित रहे। इस संगठन में संगठन अध्यक्ष संदीप खत्री ने बताया है कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन धर्म की उद्गम स्थली है, जिसका पूरा विश्व अनुसरण करता है। और वहीं प्रदेश महासचिव आचार्य उमाकांत भट्ट ने कहा कि संगठन द्वारा कई सालों से पंचगव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान 2 साल के लिए कोरोना काल के चलते पंचगव्य अभियान आगे नहीं बढ़ पाया था, जिसे इस बार धूमधाम के साथ किए जाने के आसार दिख रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले CNG वाहन संचालकों को परेशानी हो सकती है। दरअसल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस बात पर चिंता भी जताई कि पूरे गढ़वाल मंडल में अभी तक केवल 7 CNG पंप ही हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत देने के लिए गाड़ियों में CNG किट की गाड़ियां तो सरकार ने लॉन्च कर दी, लेकिन इसके पंप बेहद ही कम है। उन्होंने ये भी कहा कि गढ़वाल मॉडल में CNG पंप एक रुड़की, एक ज्वालापुर, एक डोईवाला और 2 देहरादून समेत 2 ऋषिकेश में है। जहां गाड़ियों की संख्या हजारों में है, वहां पंप की संख्या काफी कम है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे तमाम राज्यों से भी चारधाम से आने वाले हजारों गाड़ियों के लिए CNG आपूर्ति की समस्या पैदा हो सकती है। ये भी कहा गया कि जो पंप है उनकी भी हालत खराब है। ऐसे में गैस नहीं है, कहीं तो बिजली नहीं है। CNG गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है और सरकार से मांग की जा रही है कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर जल्द से जल्द CNG पंपों की संख्या को बढ़ाया जाए। जो पंप पहले से ही चल रहे हैं उन पर पर्याप्त CNG उपलब्ध कराई जाए और व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। साथ ही आगे आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए भी सड़कों के किनारे चार्जिंग पॉइंट बनाए जाने को लेकर मांग रखी गई। अब प्रदेश में चल रही बिजली किल्लत के बीच उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चारधाम यात्रा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा किया है। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद इस साल चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। सरकार के स्तर से इसकी तैयारी की जा रही है और पिछले दिनों विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चार धामों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था। UPCL के MD अनिल कुमार ने बताया है कि चारों धाम में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही संबंधित क्षेत्र के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया, जहां भी कमियां दिखी वो दूर की जा रही हैं। केदारनाथ में भी भूमिगत विद्युत लाइन बिछाई गई और उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों के बावजूद UPCL चारधाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं मई में उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के वेरिएंट XC ने मामले तेजी के साथ बढ़ा दिए हैं। XC वेरिएंट के संक्रमण की दर अब ओमिक्रॉन से भी दोगुनी बताई जा रही है।
आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश ने जून से जुलाई के बीच संक्रमण के चरम काल में पहुंचने की आशंका भी जताई। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल की बात की जाए तो नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया है कि ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट XE भी अब देश में दस्तक दे चुका है। ये ओमिक्रॉन का ही सब म्यूटेंट है और यही कारण है कि इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन से दुगनी है और इसे तय करा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि देश भर में XE वेरिएंट के संक्रमण के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में मई के पहले और दूसरे सप्ताह के बीच उत्तराखंड में XE वेरिएंट के मामले भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि संक्रमण की दर को देखते हुए जून से जुलाई के बीच इसके चरम पर पहुंचने की आशंका है। हालांकि ओमिक्रॉन की तरह ही XE वेरिएंट के गंभीर परिणाम सामने आने की संभावना बेहद कम है। और अब करेंगे अगली खबर की ओर, जहां गैंगस्टर यशपाल तोमर की गुनाहों की पोटली से एक और मामला सामने आ गया है। दरअसल 20 साल पहले उसने एक मुकदमे में फर्जी कागज के माध्यम से गाड़ी थाने से रिलीज करवाई थी और STF की जांच में यह खुलासा होने के बाद उसके खिलाफ एक और मुकदमा हरिद्वार कोतवाली में दर्ज किया गया है। ये कार भी गुरुग्राम से ही चोरी हुई थी और इस मुकदमे में उसके 4 और साथियों को आरोपी बनाया गया। दरअसल यशपाल तोमर के खिलाफ STF की जांच चल रही है और उसके खिलाफ मुकदमों में कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर STF उसकी 153 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुका है। इसी बीच उसने 20 साल पुराने एक मामले की फाइल भी खुल गई है, जहां साल 2002 में यशपाल के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वो गिरफ्तार हुआ, उसकी एक मारुति कार को भी पुलिस ने उस वक्त जब्त किया था। कार पर हरियाणा का नंबर था और मामले में यशपाल को जमानत मिल गई। उसने कार को रिलीज कराने के लिए मुकेश नाम के व्यक्ति को मालिक बताते हुए अदालत में खड़ा कर दिया। उसके नाम पर ही गाड़ी के कागज भी बनवाए। न्यायालय ने शुरुआती पड़ताल कराने के बाद कार को रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए। साथ ही पुलिस ने उसे रिलीज किया और अब इस मामले की STF ने जांच की तो पता चला कि वो कार गुरुग्राम से चोरी हुई थी। तो मैं ऋषिकेश में वीकेंड पर योग नगरी घूमने आए बिहार और दिल्ली के 2 पर्यटक अलग अलग स्थानों पर गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गए हैं। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने गंगा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन शाम तक दोनों का कहीं पता नहीं चल पाया है। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि रविवार को सच्चा धाम घाट पर एक युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को युवक के परिजनों ने बताया है कि वो बिहार से आए हैं। सभी लोग सच्चा धाम घाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग गंगा में गिर गए और कुछ लोग कुछ ही देर में लहरों में ओझल हो गए। मौके पर पहुंची SDRF की टीम राफ्ट की मदद से युवक की खोजबीन कर रही है। साथ ही SDRF ढालवाला के प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया है कि सच्चा धाम घाट और शिवपुरी में गंगा में डूबे युवकों की तलाश जारी है। हालांकि अभी तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन सर्च अभियान अभी भी जारी है।